नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 11 में हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन की बात की थी। आज हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के राजनीतिक जीवन की बात करने जा रहे हैं। अब राजनीतिक जीवन के अंतर्गत विद्वानों ने अलग अलग यहाँ तर्क दिए हैं। इस सभ्यता के विषय में, राजनीतिक जीवन के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के शोधों के आधार पर अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो सभ्यता फैली हुई थी, उसके राजनीतिक जीवन के विषय में जानना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ संभावनाएं विद्वानों के द्वारा व्यक्त की गई हैं। विद्वानों का ये मानना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो निवासी थे वो अपनी रुचि व्यापार में अधिक रखते थे। इसलिए कुछ विद्वानों का ये मानना है कि संभवतः यहाँ किसी व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा। तो यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त हो रही है कि यहाँ पर कोई न कोई व्यापारी वर्ग ही शासन करता होगा, क्योंकि व्यापार में इनकी रुचि अधिक थी। वहीं कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, इन स्थलों से जो वस्तुएं हमको मिलती हैं उन वस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है। जैसे विभिन्न स्थानों से प्राप्त ईंटों के आकार प्रकार का एक होना, एक जैसा होना, जो मोहरें प्राप्त हुई है वो एक जैसी होना। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनमें विभिन्न स्थलों से प्राप्त इन वस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है। इसलिए कुछ विद्वानों का ये मानना है कि संभवतः इस सभ्यता में कोई न कोई केंद्रीय शक्ति अवश्य रही होगी और इस केंद्रीय शक्ति के द्वारा ही इस संपूर्ण सभ्यता का शासन संचालन किया जाता होगा। जैसे अब हम बात करें हमारे भारतवर्ष की ही, तो भारत के अंतर्गत जैसे संपूर्ण भारत में विविधता में एकता दिखाई देती है। तात्पर्य है कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है, संपूर्ण भारत भले ही अलग अलग राज्यों में विभाजित है, परंतु केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही उनमें कार्य किया जाता है, अर्थात केंद्रीय सरकार के नियम ही यहाँ लागू होते हैं। इसलिए जैसे हम मुद्रा के मामले में ही देखें तो भारत की जैसे मुद्रा है वो रुपया है और सभी राज्यों में इस रुपये को स्वीकार किया जाता है और यही मुद्रा प्रचलन में रहती है। इसी प्रकार से सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो स्थल हैं उनमें भी विभिन्न वस्तुओं में एक रूपता को देखते हुए विद्वान यही मानते हैं कि यहाँ कोई न कोई केंद्रीय शक्ति अवश्य रही होगी और संपूर्ण जो क्षेत्र है वो केंद्रीय शक्ति के अधीन रहा होगा। वहीं कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इतनी बड़ी जो क्षेत्रफल में सभ्यता फैली हुई है, इस सभ्यता को एक स्थान से वहाँ की शासन व्यवस्था चला पाना संभव नहीं है। इसलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि संभव है कि अलग अलग स्थानों के अलग अलग शासक रहे हों, परंतु यद्यपि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग स्थानों के अलग अलग शासन कार्य के लिए, शासन संचालन के लिए अलग अलग शासक रहे हों, परंतु कोई न कोई केंद्रीय शक्ति तो अवश्य रही होगी, क्योंकि जो वस्तुएं हैं उनमें एक रूपता दिखाई देती है और इस एक रूपता के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कोई न कोई केंद्रीय शक्ति अवश्य रही थी, जिसके अनुसार ही संपूर्ण सभ्यता का शासन संचालित किया जाता था। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं और भी हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि संभव है यहाँ पर कोई राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जनतांत्रिक व्यवस्था रही हो, या पुरोहितों की जैसे इसकी जो समकालीन सभ्यता मेसोपोटामी की सभ्यता थी, वहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था। तो कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि संभव है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी पुरोहित वर्ग शासन करता होगा, परंतु यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, कुछ भी स्पष्ट कह पाना संभव नहीं है। इसलिए जहाँ तक वस्तुएं प्राप्त होती हैं और उन वस्तुओं के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था ही रही होगी, जिसके अंतर्गत राजतंत्रात्मक शासन रहा होगा और कोई न कोई केंद्रीय शक्ति अवश्य रही होगी। वर्तमान में हाल ही में जो शोध कार्य किए जा रहे हैं उनके अंतर्गत कुणाल नामक जो हरियाणा में स्थान है कुणाल, वहाँ से चांदी के 2 मुकुट भी प्राप्त हुए हैं। इन चांदी के मुकुटों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि संभवतः यह जो राजनीतिक यहाँ का जो जीवन था वो राजतंत्रात्मक रहा होगा।
तो यहाँ पर बहुत सारी संभावना है राजनीतिक जीवन के मामले में, स्पष्ट तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ आज हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके आगे की हम जब बात कर रहे हैं तो इसके आगे हम देखेंगे वैदिक काल से महाजनपद तक का काल। सिंधु सरस्वती सभ्यता से हमारे भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है और इसके बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद में भारत के अंतर्गत जो काल आता है वो वैदिक काल आता है। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वैदिक काल माना जाता है और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में महाजनपदों का काल दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम वैदिक काल से महाजनपद काल अर्थात 1500 से 600 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि वैदिक काल को जानने के लिए हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं वो है वैदिक साहित्य। और ये जो वैदिक साहित्य है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वेद। और वेद जो है वो विश्व के श्रेष्ठ साहित्य में गिने जाते हैं। और वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है, जो हमने पहले भी बात की थी। और संस्कृत जो भाषा है उसको देववाणी कहा गया है, अर्थात देवताओं की वाणी। क्यों? क्योंकि वेद अपौरुषेय माने गए हैं और ऐसा माना गया है कि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई, बल्कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा अपने तप योग साधना के बल पर जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया गया उसी को आगे बढ़ाते हुए इन वेदों की रचना हुई है। इसलिए वेदों को विश्व के श्रेष्ठ साहित्य में शामिल करने के साथ साथ वैदिक सभ्यता का आधार स्तंभ भी वेद ही रहे हैं। अर्थात वैदिक सभ्यता को जानने पहचानने का जो स्रोत है हमारे पास वो सबसे महत्वपूर्ण वेद ही है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, अर्थात वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे वो स्वयं को क्या कहते थे? तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे, वो अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य यहाँ पर कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक गुणवाचक शब्द है। आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ पुरुष, अर्थात जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ माना और इसी आधार पर उन्होंने स्वयं को आर्य कहा। तो यहाँ पर आर्य जो शब्द है वो गुणवाचक शब्द है, ना कि जातिवाचक शब्द। और आर्य ही वैदिक सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। अब आर्यों का ये आर्य कहाँ से आए थे? कहीं विदेशी थे या भारत ही इनका मूल निवास था? तो बहुत सारे विद्वान अलग अलग तर्क देते हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि आर्य जो है वो भारत के ही मूल निवासी थे और इनका जो मूल निवास स्थान था वो भारत का सप्त सिंधु प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश का तात्पर्य ये है कि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, सिंधु और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है वो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो वेद है, वेदों में 4 वेद हैं हमारे प्रमुख तौर पर, और सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। पूर्व में गंगा से लेकर के और पश्चिम में कुंभा, काबुल नदी तक का ये जो क्षेत्र है ये 21 नदियों का क्षेत्र माना जाता है। और नदी सूक्त में जो ऋग्वेद का नदी सूक्त है उसमें भी यही बात कही गई है कि गंगा से लेकर के, पूर्व में गंगा से लेकर के और पश्चिम में अफगानिस्तान के काबुल में जो कुंभा नदी है वहाँ तक 21 नदियाँ हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। तो ये जो सूक्त है 1028, उनमें से एक सूक्त नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके आगे जो हम बात करेंगे वो वैदिक काल से महाजनपद काल के अंतर्गत हम भाषा और साहित्य की बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। धन्यवाद।